के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां। हेलो एवरीवन, तो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी क्लास 3 की ईवीएस एनसीईआरटी का पूरा नोट्स, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 4 ईवीएस का पूरा नोट्स है। एनसीईआरटी की बुक का पूरा मैंने निचोड़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है और ये सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से और 5th क्लास की और मैं डालूंगी, उसको पढ़ने से आपके सीटेट के एक भी क्वेश्चन ईवीएस के मिस नहीं होंगे। आप सारे अटैम्प्ट करके आओगे 15 आउट ऑफ 15, और जो 15 पेडागॉजी है वो भी मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। तो मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हाथी। हाथी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो होता है उसके आंसर बहुत बड़े बड़े से लिखे रहते हैं और उसमें से 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा गलत है। तो आपको 3 सही बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हाथी के बारे में आपको सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और उससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये जो पॉइंट है ना, ये सत्य असत्य में ही क्वेश्चन पूछता है हाथी वाला, ठीक है। हाथी के बारे में ऐसे दे देगा, हाथी के बारे में कौन सा कथन गलत है, और 4 या 5 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से गलत चूज करना है। तो आपको ना ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें से गलत और सही चूज कर सकते हो, ठीक है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हाथी के झुंड की बात कर लेते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। कौन होती है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। फिर केवल झुंड में कौन बचता है, हथनी और बच्चे। और जो हाथी के झुंड का जो नेता होता है वो कौन होता है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब राजस्थान जोधपुर में खेजड़ली गांव है, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो किस लिए फेमस है। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। कहाँ पर, खेजड़ी गांव में। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए लोग चिपक के खड़े हो गए थे। आज 300 साल उस जो वो इंसिडेंट हुआ उसके 300 साल बीत गए हैं और 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। 300 साल के बाद भी जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। और ये जो इलाका है ये राजस्थान में आता है, लेकिन फिर भी ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं इस इलाके में, ठीक है। अब बात करते हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में। खेजड़ी पेड़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और इसकी छाल दवा के काम आती है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी वृक्ष से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं, भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। और ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत के किस राज्य में बांस और रस्सी से बने पुल के द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, असम राज्य में, ठीक है। असम राज्य में बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल से स्कूल आना जाना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि असम राज्य में बहुत अधिक बारिश होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉली। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। क्या है, यह लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से ये रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो पेपर में पूछ सकता है ट्रॉली क्या है। ट्रॉली क्या है, एक लकड़ी से बना हुआ झूला है, ठीक है।
नेक्स्ट है सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है। नेक्स्ट है वल्लम। वल्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लम क्या है। तो वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरा जगह आने जाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या? ऊंट गाड़ी। और ऊंट गाड़ी क्या है? रेत में आसानी से चल सकती है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जुगाड़। जो यहाँ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए क्योंकि बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्फ पर किस तरह चलना चाहिए, तो बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। उत्तराखंड में किस तरह के रास्ते पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पक्षियों के कान होते हैं कि नहीं, ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट हमें तो दिखते नहीं है। तो देखते हैं, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान देने पर दिखाई देते हैं। क्या? अनीता कुशवाहा, जिसे स्टार गर्ल कहते हैं, मतलब चमकता सितारा। तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। अनीता कुशवाहा एक ऐसी लड़की है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली, इसलिए इन्हें चमकता सितारा यानी कि स्टार गर्ल कहा जाता है। अब बिहार का मुजफ्फरनगर लोचाहा गाँव, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्यों फेमस है? इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? लोचाहा गांव में। और लोचाहा गांव कहाँ है? मुजफ्फरनगर, बिहार में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, तो क्या हो जाएगा? लीची के फूल। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग? लोचाहा गाँव के लोग। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी करवाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कौन सा उपयुक्त होता है, तो कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय होता है। ठीक है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, लीची के फूल कब खिलते हैं, तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के एक बक्से से कितना किलो शहद प्राप्त होता है, तो 10 किलो शहद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी का छत्ता। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम को छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यहाँ दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। कौन ढूंढती हैं? काम करने वाली मधुमक्खियाँ। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खियों को कैसे पता चलता है कि दूसरी मधुमक्खी को रस मिल गया है, तो जिस मधुमक्खी को रस मिल गया होता है वो एक तरह का नाच करके दिखाती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल क्या करती है? अंडे देती है। चींटियां, दीमक और ततैया के बारे में जान लेते हैं। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं।
चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है, जैसे रानी मधुमक्खी अंडे देती थी, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। रानी चींटी का काम यहाँ पर क्या है, केवल अंडे देने का। दीमक और तितैया भी समूह में रहते हैं। ठीक है, अब एक स्टोरी है इसमें जिसमें ट्रैवल करती है एक लड़की और उसी चैप्टर से है ये, वो गुजरात जा रही है। तो गुजरात में क्या क्या कौन कौन से सिटी पड़ती है, तो गुजरात में गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये कहाँ है, गुजरात में। कोझीकोड कहाँ है, केरल, मडगांव में। मडगांव कहाँ है, गोवा में। और गोवा में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं, तो 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब ये मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं। मेरे में पूछा गया था कि मलयालम में वलियम्मा का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है माँ की बड़ी बहन। माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं मलयालम में, वलियम्मा। और माँ की माँ को क्या कहते हैं, अमुम्मा। ठीक है, अब है केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पानी में जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप है, समूह है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किस राज्य में ऐसा विशेष कैंप लगता है जहां पर कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सी आवाज़ें किस खेल में निकाली जाती हैं, तो छेड़ गुड्डू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं किसमें, कबड्डी खेल में। अब हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है, क्या है और इन्होंने कितने कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये कौन है, ये एक वेट लिफ्टर है। और अब यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। और एक और लास्ट में क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। ठीक है, मधुबनी नाम का जिला है बिहार में। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में एक तरह के चित्र बनाए जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, मधुबनी पेंटिंग। और ये जो चित्र है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मधु पेंटिंग को बनाने में, रंग को तैयार करने में किसका घोल मिलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, चावल के घोल मिलाया जाता है रंग बनाने के लिए। ठीक है, और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और किस किस के चित्र बनाए जाते हैं, तो चित्र बनाए जाते हैं इंसानों के, जानवर के, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं किसमें, मधुबनी पेंटिंग में। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है वो बनाई जाती थी बिहार के मधुबनी में, इसलिए इसका नाम पड़ गया मधुबनी पेंटिंग। अब ये भी पूछा जाता है कि किसकी सब्जी कहाँ पर फेमस है, तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ फेमस है, उत्तर प्रदेश में। केले की फूलों की सब्जी कहाँ फेमस है, केरल में। ठीक है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कपड़ों को रंगने के लिए किसके रंग का प्रयोग किया जाता है, तो गुलदावरी जीनिया से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है कपड़ों को रंगने के लिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। और इस जिले में क्या क्या बनता है, फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। नेक्स्ट है डेरी गाजी खाना कहाँ है, पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या नहीं लगता, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। मतलब कि अगर हम गोबर को खाद के रूप में बनाए तो मिट्टी में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और उससे फसलें खराब नहीं होंगी। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या किया जाता है, नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव कहाँ पर है, हरियाणा में है। और सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में क्या पड़ता है, गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब है बेलवनिका गांव। बेलवनिका गांव जो कि कर्नाटक में है और ये किस लिए फेमस है ये भी देख लेते हैं। बेलवनिका गांव में जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कब? जुलाई के महीने में, मतलब कि अभी प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी के मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेत की मिट्टी को नरम कैसे किया जाता है? खूंटी के मदद से नरम किया जाता है। और ये भी पूछा गया था कि कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में हल को कुरिगे कहते हैं। क्या कहते हैं? हल को कुरिगे कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। जो खरपतवार होती है ना, आपने देखा होगा कि हम जो फसल उगाते हैं उसके बीच बीच में थोड़ी सी घास जैसी उग जाती है, तो वो खरपतवार होती है। तो अगर हमने खरपतवार को नहीं उखाड़ा तो वो क्या करती हैं? जो भी हम फसलों के लिए खाद और पानी डालते हैं तो वो खुद ले लेती हैं, फसलों को उतना खाद और पानी नहीं मिल पाता। तो इसलिए खरपतवार को उखाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वो क्या होंगे? जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा। कर्नाटक में हसिया को क्या कहते हैं? कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहते हैं। और हल को क्या बोला गया था? हल को बोला गया था कुरिगे और हसिया को बोला गया है इल्गे। अब गिज्जू भाई बधेका के बारे में देख लेते हैं। गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, गिज्जू भाई बधेका बच्चों के लिए क्या करते थे? तो मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखा करते थे। अब हम बात करेंगे कलचिड़ी मतलब इंडियन रॉबिन के बारे में। इंडियन रॉबिन के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चिड़िया अपना घोंसला किस तरह से बनाती है, अपने घोंसले में क्या क्या यूज़ करती है और कौन सी चिड़िया अपने बच्चे को कैसे पालती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में, ठीक है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। कौवे के घोंसले में क्या होता है? लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी चिड़िया है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? कोयल। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी पालता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी पालता है, तो हो जाएगा कौवा। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। बहुत स्मार्ट है भैया कोयल तो। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, अब जैसे हो जाए ये भी पूछा जाता है कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, तो जो होगा कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है, मतलब कांटों के बीच में फाख्ता घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है गौरैया। कबूतर कहाँ बनाता है? पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी के बारे में जान लेते हैं। बसंत गौरी यहाँ गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन अंडे रखता है, तो हो जाएगा बसंत गौरी। और पेड़ों में कौन गर्मियों में टुक टुक करता रहता है, तो बसंत गौरी। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया बहुत अच्छा है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल करके और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करता है। दर्जन चिड़िया, इसलिए इसे दर्जी चिड़िया बोला गया है कि वो पत्तों को सिल करके उसमें घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे देता है, ठीक है। शक्करखोरा, शक्करखोरा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्करखोर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो हो जाएगा शक्करखोरा। और शक्करखोरा के बारे में जान लेते हैं। अपना घोंसला कैसे बनाता है? ये अपना घोंसला बनाता है बाल से, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ती, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बनाता है। नर वीवर पक्षी क्या करते हैं? अपने अपने घोंसले बनाते हैं। फिर जो मादा वीवर पक्षी होती है वो उनमें से एक घोंसले को चूज करती है जो उसे पसंद आता है और वो उसमें जाके अंडे देती है, ठीक है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर बच्चे अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। अब हम देखेंगे जानवरों के बारे में। जानवरों से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए जानवरों के बारे में भी जान लेते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए
छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पत्तों को काटने के लिए गाय के कौन से दांत इस्तेमाल होते हैं, तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और घास चबाने के लिए गाय के कौन से दांत इस्तेमाल होते हैं, तो घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं, सांप के दांत तो नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को क्या करता है, चबा कर नहीं खाता बल्कि निगल कर खाता है। अब देखते हैं गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। जैसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिलहरी के दांत। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से क्या होता है, दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरी करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दस्त या उल्टी आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। होलगुंडी गांव कहाँ पर है, होलगुंडी गांव है कर्नाटक में। बच्चों की पंचायत कहाँ पर है, भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। ये भी एक लेसन है इसमें क्लास 4 की एनसीईआरटी में। ठीक है। नलमड्डा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। घास की जड़ें, घास की जड़ें के बारे में देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर होता है। अब देखते हैं हम बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद की पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती हैं जो बरगद से आपने देखा होगा, बरगद जिसने भी देखा होगा नीचे लटकता हुआ आता है। हम सोचते हैं ये लटकन है उसकी, बट लटकन नहीं, वो उसकी क्या होती है, जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं। ठीक है, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह, जो जड़ें निकलती हैं लटकती हुई बरगद की, वो क्या करती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है, भले ही आपने क्यों ना लगाया हो, पेड़ काटना एक अपराध है। और अगर आप कोई पेड़ काटना चाहते हो तो आपको सरकारी दफ्तर से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब हम देखेंगे रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक पेड़, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंचाए। ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तब तक चलती जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें। ठीक है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग क्या करते हैं, इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेला घर, भेला घर क्या होता है, असम में घास और बांस से बना घर को भेला घर बोलते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या बोलते हैं, उरुका। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरुका क्या है, तो बिहू से पिछले दिन की शाम उरुका कहलाती है। बोरा व चेवा, बोरा व चेवा क्या है, चावल के 2 प्रकार है। क्या है, चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। चेवा चावल, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार है। कभी कभी ना रेसिपी भी पूछ लेता है, एक बार इसने रोटी बनाने की भी रेसिपी पूछी थी एग्जाम में, तो इस तरह का भी आप पॉइंट देखते हुए एग्जाम में जाइएगा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है, पीठा दिया जाता है। और पीठा क्या होता है, पीठा क्या होता है, बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। पीठा कहाँ कहाँ ज़्यादा खाया जाता है, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। बिहू त्योहार में औरतें किस कलर के वस्त्र पहनती हैं, तो बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। औरतें पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। जैसे पूछ लेगा बिहू त्योहार में औरतें किस कलर के कपड़े पहनती हैं, तो पीले। लड़कियां किस क्या पहनती हैं, तो रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात शुक्तो, भात शुक्तो क्या होता है, भात शुक्तो होता है चावल और रसे वाली सब्जी। अब पोचमपल्ली, पोचमपल्ली बहुत पूछा जाता है। पोचमपल्ली जो क्या है, पोचमपल्ली जिला है आंध्र प्रदेश का। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली जिला जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है और पोचमपल्ली में लोग क्या करते थे, ज़्यादातर बुनाई करते थे, तो इनकी बुनाई की जो ये बुनाई करते थे ना उसी को पोचमपल्ली नाम दे दिया गया। ठीक है। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें फेमस है, तो कुल्लू की शाल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में है वो फेमस है, असम की सिल्क फेमस है और कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। ठीक है।
मलयालम में पिता का छोटा भाई को क्या बोला जाता है? मलयालम में चिट्टियप्पन बोला जाता है पिता का छोटा भाई। कजुम्मा बोला जाता है पिता के छोटे भाई की पत्नी को। ठीक है। केरल में क्या है? मसालों का बगीचा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली तो वो कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म थी। ठीक है। धन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? राजौरी जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे कितनी टुकड़ियां चलती हैं? 4 टुकड़ियां चलती हैं। और पूरी परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं? 36 निर्देश दिए जाते हैं। और स्किप्टो पुल क्या है? पूछ लेगा स्किप्टो पुल क्या है, तो ये क्या है? लद्दाख का एक गाँव है। अब लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख में माँ को क्या बोला जाता है? आमाले। पिता को क्या बोला जाता है? आवाले। और बाबा को मेमेले। तो ये था पूरी एनसीईआरटी का निचोड़। एनसीईआरटी 4th क्लास का निचोड़ है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।